तो एक क्वेश्चन करते हैं, इसमें एस एन और टी एन जो है वो दो अलग अलग टर्म्स दे रखी है ना, समेशन के रूप में दे रखा है। इसमें जो वेरिंग टर्म है, वेरिंग टर्म क्या है, के है, और के की वैल्यू है ना इस वाले केस में 1 से n जा रही है और इस वाले केस में 0 से n-1 जा रही है। ठीक। अच्छा, n जो है वो क्या दे रखा है अपने को, नेचुरल नंबर है ना, 1 2 3 4 5 6 है ना, इस तरह का कोई नंबर हो सकता है। n जो है इन्फिनिटी है ऐसा कहीं नहीं दे रखा है। ठीक है, तो इसका मतलब n इन्फिनिटी नहीं है इनफैक्ट। ठीक है, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, 1000 2000 5000 कुछ भी हो सकता है, पर इन्फिनिटी नहीं है। ठीक। तो ऐसा करते हैं, जैसे किसी भी ग्राफ के अंडर में जो एरिया अंडर द कर्व है ना, उसको अपन ने किस तरह से विजुलाइज किया था शुरू में, है ना, रेक्टेंगल्स, अलग अलग रेक्टेंगल्स बना कर किया था। तो उसको एक बार दोबारा से विजुलाइज करते हैं जरा, है ना। वो जो प्रोसेस जो अपन ने किया था रेक्टेंगल्स के एरिया को ऐड करने का, है ना, उसको थोड़ा और ध्यान से देखते हैं, क्योंकि उसी से फिर अपना सॉल्यूशन निकलेगा इसमें। तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिया अपन ने, है ना, एक्स और एफ एक्स। सपोज कोई फंक्शन है ना, उसका शेप इस तरह से लेता हूँ। वहाँ तो अपन ने एक्स स्क्वायर लिया था, एक्स स्क्वायर 0 से शुरू होता है ना। इस वाले केस में मैं चाहता नहीं कि इसको 0 से शुरू करें, उसका कारण आपको समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में। तो इसको है ना कुछ इस टाइप का फंक्शन ले लेते हैं, है ना, एक्स स्क्वायर का ही शेप है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 करके आप इसको इमेजिन कर सकते हैं। ठीक। अच्छा, सपोज अब इस कर्व का एरिया अंडर द कर्व हमको निकालना है 0 से, और ये 0.1 इसको मान लेते हैं, इसको 0.1 मान लेते हैं। ठीक है, इसको अपन ने n पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो सपोज ये पार्ट जो है वो कुछ इस टाइप से हैं, है ना, इस तरह से जा रहे हैं। ये क्या हो जाएगा, ये 1/n हो जाएगा, ये 2/n हो जाएगा, ये 3/n, है ना, 4/n, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, n/n हो जाएगा, है ना। n इन्फिनिटी है, ये अपन नहीं लिख रहे हैं अभी, पर प्रोसेस तो यही है। तो एरिया अंडर द कर्व यदि अपने को लिखना हो तो बेसिकली क्या है कि ये सारे रेक्टेंगल्स, इनके एरिया को अपन ऐड कर रहे हैं, है ना। पहला रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, पहला रेक्टेंगल ये हो गया, ये पहला रेक्टेंगल हो गया। दूसरा रेक्टेंगल जो है वो क्या हो गया, दूसरा रेक्टेंगल ये हो गया। तीसरा रेक्टेंगल क्या हो गया, तीसरा रेक्टेंगल ये हो गया। ठीक। और लास्ट वाला जो रेक्टेंगल है ना, लास्ट वाला रेक्टेंगल ये हो जाएगा, लास्ट वाला रेक्टेंगल। आप देख रहे हैं एन की जो भी वैल्यू हो तो लास्ट वाला रेक्टेंगल कुछ इस टाइप का दिखेगा। तो एरिया जो है वो क्या हो जाएगा, टोटल एरिया, है ना, हर रेक्टेंगल का बेस तो सेम ही है 1/n, और फिर हम इसको ऐड कर देते हैं हाइट। हाइट क्या है, f इंटू r/n, है ना। ये एक्सरसाइज अपन कर चुके हैं पहले, और इस वाले केस में r जो है वो कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, r इज इक्वल टू 1 से r इज इक्वल टू n, है ना, इस तरह से जा रहा है। तो इस वाले केस में देखें, ये जो अपने पास में जो एरिया जो आया है ना, वो इस कर्व के अंडर में जो एरिया है उससे तो ज्यादा है, ये तो दिख रहा है आपको, है ना। एक्सेस वाला पोर्शन कौन सा है, ये वाला पोर्शन एक्सेस है, दिख रहा है। ये छोटा सा जो पोर्शन जो कर्व के ऊपर है, यहाँ ज्यादा क्लियरली दिखेगा, है ना। ये जो व्हाइट वाली लाइन है उसके अंडर में जो एरिया है उससे ज्यादा एरिया है, दिख रहा है। सी, हम जब इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है, इंटीग्रेट कर देते हैं तो हमारे पास में क्या एरिया आता है, इंटीग्रेट कर देते हैं तो हमारे पास में ये एरिया आता है 0 to 1 f(x) dx। और इस केस में हम क्या करते हैं भाई, हम तो n को इन्फिनिटी कर देते हैं ना, तब जाकर के हमारे पास में इंटीग्रल आता है। और इंटीग्रल के टाइम पे हमारे को जो एरिया मिलता है, कौन सा एरिया मिलता है, बिल्कुल एग्जैक्ट एरिया मिलता है, क्योंकि n तो इन्फिनिटी को चला गया। तो ये जो डिस्क्रिपेंसी जो आ रही है रेक्टेंगल्स को ऐड करने में, है ना, वो डिस्क्रिपेंसी बिल्कुल खत्म ही हो जाती है, दिख रहा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इस एरिया को यदि अपन A1 बोलते हैं तो इंटीग्रल वाले एरिया से ये A1 ज्यादा है, ये I0 से, है ना, ये A1 ज्यादा है। ठीक। अच्छा, अब क्या आप देखें, ये तो हमने r इज इक्वल टू 1 to n किया। हम एरिया एक और तरह से भी निकाल सकते थे, यदि हम, है ना, r इज इक्वल टू 0 to n-1 करते तो अपने पास में क्या एरिया आता। मैं ना एक दूसरे इंक से करता हूँ, ब्लू वाले इंक से। r इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 0 पे x जो है वो क्या होता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो हमारे को कौन सा एरिया मिलता है, ये वाला एरिया मिलता है। आप देख पा रहे हैं, ये वाला, ये जो इसके जस्ट नीचे वाला, ये वाला एरिया मिलता है। हमारा दूसरा रेक्टेंगल क्या होता है, हमारा दूसरा रेक्टेंगल ये होता है, ये वाला। तीसरा रेक्टेंगल क्या होता है, तीसरा रेक्टेंगल ये होता है।
आप देख रहे हैं। और ये लास्ट वाले में बिल्कुल क्लियर नजर आएगा, है ना। लास्ट वाले रेक्टेंगल के एरिया अपने को क्या मिलेगा, ये वाला एरिया मिलेगा। आप देख रहे हैं ये वाला एरिया, आप देख रहे हैं ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, क्योंकि यहाँ पे लास्ट वाले रेक्टेंगल की जो हाइट है वो क्या है, n-1/n। तो ये n-1 वाला पॉइंट है, n-1/n पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, ये है फंक्शन की वैल्यू। तो इसमें जो एरिया घटा वो कौन सा एरिया घटा, ये वाला एरिया घट गया। आप देख रहे हैं ये वाला एरिया घट गया एज कम्पेयर टू आई नॉट। आई नॉट क्या है भाई, आई नॉट तो ये पिंक लाइन है, बिल्कुल एग्जैक्ट, ये आपके इंटीग्रेशन का चमत्कार है एक तरह से, जो आपको पिंक लाइन के अंडर का एरिया बिल्कुल एक्यूरेटली बता देता है। क्यों, क्योंकि हम n को इन्फिनिटी तक ले गए। यहाँ पे n इन्फिनिटी नहीं है ना, 1000, 2000, 5000 कुछ भी हो सकता है। जितना बड़ा नंबर होगा उतना इस पिंक वाले, इस वाले एरिया के पास आएगा, और नहीं तो या तो इससे ज़्यादा होगा या इससे कम होगा। तो एरिया कैलकुलेट करने का ये दूसरा तरीका हो गया, है ना। इसको यदि मैं A2 बोल दूँ तो A2 जो है वो A0 से कम है। आप देख रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को अब आप देखेंगे तो आपको आइडिया तो लग ही गया होगा इसमें हो क्या रहा है ना। इसमें जितने जो ये टर्म्स हैं जिनसे ये Tn और Sn को कंपेयर किए, सारे टर्म सेम ही है ना, π/3√3, π/3√3। तो ये तो आपको लग ही गया होगा कि इसका यदि हम इंटीग्रल निकालेंगे, है ना, इस वाले कर्व का यदि हम इंटीग्रल निकाल देंगे, डेफिनेट इंटीग्रल से यदि हम रिजल्ट निकालेंगे तो अपने पास में क्या आएगा, π/3√3 आ जाएगा। ये पाई है, एन ये पाई है। और फिर उसके बाद में हमको ये गैस करना पड़ेगा ये Sn जो है वो π/3√3 से ज़्यादा है या कम है। तो पहले तो ऐसा करते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल यूज़ करके एरिया अंडर द कर्व निकाल लेते हैं, ठीक है। और इसमें है ना, मैं एक चीज़ कह दूं कि इतने डिस्कशन के बाद में जो आपको लग रहा होगा, आपको जो आंसर लग रहा होगा, है ना, वो आंसर हो सकता है कि करेक्ट नहीं भी हो, है ना। इसमें लास्ट में एक ट्विस्ट है, एक और एस्पेक्ट है, तो इस वीडियो को, है ना, लास्ट में ज़रूर देख लें। तो पहले तो ऐसा करते हैं, है ना, ये कर्व जो अपने को दे रखा है इसका एरिया अंडर द कर्व निकाल लेते हैं, है ना, डेफिनेट इंटीग्रल को यूज़ करके। जो ऑप्शंस दे रखे हैं, हालांकि इससे अपने को मालूम ही है कि इसका आंसर जो है वो ये आएगा, ठीक है। एरिया अंडर द कर्व जो एग्जैक्ट वैल्यू है ना, वो ये आएगी। पर निकाल लेते हैं अपन इसको। तो S0 बोल देता हूँ, है ना, ये Sn और Tn से डिफ्रेंशिएट करने के लिए S0 डिफरेंस क्या है, S0 में लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं, इनको नोट करें। यहाँ पे n इन्फिनिटी को टेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो S0 अपन ले रहे हैं, है ना, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी सिग्मा। अच्छा, k की जगह ना r यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि अपन r ही यूज़ करते आए हैं, है ना। r इज इक्वल टू 1 कर देता हूँ, r इज इक्वल टू 1 to n, है ना। बात एक ही है, फर्क नहीं पड़ता उससे। n अपॉन n स्क्वायर प्लस rn प्लस r स्क्वायर, ठीक। अच्छा, 1/n जो अपन बाहर ले लेते हैं। अच्छा, इसी वाले केस में ये स्पेसिफिकली हर केस में मैं ले देता हूँ ताकि क्लियर रहे, है ना। 1/n इसको अपन ने बाहर ले लिया, तो ये क्या हो गया, सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n, है ना, 1, है ना। यहाँ से अपन ने बेसिकली n स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस r/n प्लस r/n का स्क्वायर, ठीक। अब इसको हम डेफिनेट इंटीग्रल के फॉर्म में लिख देते हैं। यहाँ पे अगेन मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, n इन्फिनिटी लिखा हुआ है, इसीलिए अब हम इसको डेफिनेट इंटीग्रल के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये नहीं लिखा होता तो नहीं लिख सकते थे ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, है ना, 1/n तो dx हो गया, और इंटीग्रल क्या आ गया अपने पास में, 1 प्लस r/n की जगह x, तो 1 प्लस x प्लस x स्क्वायर, है ना। r इज इक्वल टू 1 पे x 0 है, और r इज इक्वल टू n पे r/n क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। तो है ना, ये तो स्टैंडर्ड इंटीग्रल है ना। इस तरह के फंक्शंस का इंटीग्रल तो निकालना आता है अपने को, 0 to 1 dx अपॉन, है ना, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाले फॉर्म में ले आते हैं इसको, x प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 3/4। तो 3/4 को अपन क्या लिख सकते हैं, √3/2 का स्क्वायर, है ना, ये लिख सकते हैं। तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाले फॉर्म में आ गया, तो 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, है ना। इसके इंटीग्रल क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a, 1/a tan इनवर्स
एक्स अपॉन ए, है ना। ए क्या है, √3/2, तो 1/a 2/√3 tan इनवर्स एक्स प्लस 1/2 अपॉन ए, है ना, √3 और ये 2 पर ये √3, और इंटीग्रल की लिमिट्स जो है क्या हो गई, 0 to 1 हो गई। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3, इसकी वैल्यू 1 डाल देंगे तो क्या आ जाएगा 3/√3, है ना। तो √3 आ गया, तो tan इनवर्स √3 क्या आ गया, π/3 आ गया, है ना। माइनस एक्स की जगह 0 रख देंगे तो क्या आ जाएगा 1/√3, और tan इनवर्स 1/√3 ये क्या हो जाएगा π/6 हो जाएगा, है ना। π/3 माइनस π/6, तो ये क्या आ गया अपने पास π/3 है ना। वही चीज आ गई जो अपन एक्सपेक्ट कर रहे थे, π/3 ठीक, तो अब केवल रिजल्ट अपन नोट कर लेते हैं, है ना, बाकी मैं मिटा देता हूँ। तो ये S0 है ना, जो कि समेशन था n जब इन्फिनिटी को टेंड करता है, जो अपने को मालूम है इंटीग्रल के बराबर है, वो कितना आ गया अपने पास में π/3 ठीक। अच्छा, अब अपन Sn और Tn को देखते हैं। एक बार जो ग्राफ जो अपन ने बनाया था, है ना, एक बार दोबारा बना लेते हैं उसको। तो ये ग्राफ अपन ने बना लिया, है ना। वहाँ पे अपन ने क्या डिस्कस किया था कि यदि ये समेशन जो है ना, यदि ये समेशन जो भी है वो, है ना, अब मैं k यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे k यूज़ किया हुआ है, k = 1 से k = n जाता है। ठीक, तो अपन कौन से वाले रेक्टेंगल्स की बात कर रहे हैं, ये ऊपर वाले रेक्टेंगल्स की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो वैसे वाले केस में जो ये Sn है ना, Sn वो वाला केस हो गया जहाँ पे k = 1 से n जा रहा है। उस वाले केस में ये रेक्टेंगल्स का जो एडिशन है वो I0 से ज़्यादा होगा। ठीक है, और जिस केस में, है ना, ये Tn वाला केस जहाँ पे k जो है वो 0 से n-1 जा रहा है, वो कौन से, ये ब्लू वाले रेक्टेंगल्स हो गए नीचे वाले। तो उस वाले केस में जो एरिया है इन रेक्टेंगल्स का वो I0 से कम है। तो यदि ये करेक्ट है तो अपना आंसर ऑप्शन क्या होना चाहिए कि Sn जो है वो π/3√3 से ज़्यादा है और Tn जो है π/3√3 से कम है। ठीक है, ये ऑब्वियस ऐसा हमको लगता है, जिस तरह का डिस्कशन अपन ने किया, कायदे से ये आंसर करेक्ट होना चाहिए। बट आंसर कौन सा करेक्ट है, आंसर ये करेक्ट है। और ऐसा क्यों है कि आप देखें, ये जो रिजल्ट जो अपने पास में आया है ना, ये एनालिसिस करने के बाद में ये वाला जो रिजल्ट अपने पास में आया वो उस वाले केस में है जब ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ कर्व कर रहा है। इसी ग्राफ का शेप यदि हम रिवर्स कर दें, है ना, ग्राफ का शेप जो है यदि यहाँ से ऐसे हो जाता है, आप देख लें, तो अपने पास में रेक्टेंगल्स कौन से हो जाते, आप देखें Sn के वाले जो रेक्टेंगल्स हैं, Sn वाले रेक्टेंगल्स इस वाले केस में ये वाले हो जाएंगे, ये वाले आप देख लें, क्योंकि पहला तो जो है ये 1/n है ना, दूसरा रेक्टेंगल उस वाले केस में ये वाला हो जाएगा। तो इस वाले केस में जहाँ पे ग्राफ नीचे की तरफ कर्व कर रहा हो, मतलब इसका स्लोप जो है नेगेटिव है, वैसे वाले केस में Sn का एरिया जो है वो I0 से कम होगा। Sn का एरिया I0 से कम होगा और जिसका एरिया Tn से कम होगा। तो आप देख ही सकते हैं इस वाले केस में अपने पास में ग्राफ क्या आया था, अपने पास में ग्राफ आया था x + 1/2 स्क्वायर + 3/4। तो x जो है वो जैसे जैसे इंक्रीज करेगा इस ग्राफ की वैल्यू वैसे वैसे घटेगी, दिख रहा है। तो ये ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ स्लोप कर रहा है। तो इस वाले केस में ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन है ना, ये करेक्ट होगा। तो अपना ए और डी पार्ट करेक्ट है। ठीक, तो ये आपका आंसर